नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम खमागणी। देखिए, आज अपन राजस्थान के इतिहास में थोड़ा आगे चलते हैं। अपन इससे पहले पढ़ रहे थे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में अपन ने फर्स्ट स्टेज पढ़ा, यानी निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जब अपन ने पढ़ा तो अपन ने देखा कि निम्न पुरापाषाण कालीन मनुष्य किस प्रकार के औजारों को इस्तेमाल करता था और वो किस प्रकार के पत्थर से औजार निर्माण करता था। फिर अपन ने उसमें देखा कि राजस्थान में कहां कहां पर इस प्रकार के औजार मिले हैं और राजस्थान में पुरापाषाण कालीन खोजबीन का कार्य किस प्रकार प्रारंभ हुआ। देखिए, अपन की जो पिछली क्लास में आपको 2 पॉइंट और लिखने हैं, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना। एक तो चित्तौड़गढ़ में नगरीय क्षेत्र के बारे में लिखना है भाई। चित्तौड़गढ़ में जो नगरीय क्षेत्र था वहां पर भी क्या मिला है, निम्न पुरापाषाण कालीन। ये देखो, सब भारत में महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है नगरी। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना आपका लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र है। लूनी नदी घाटी, कौन सी? लूनी नदी घाटी। ये 2 इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि देखो, लूनी नदी घाटी से क्या मिले हैं, निम्न, मध्य व उच्च पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं। ठीक है। इसलिए देखो, नगरी चित्तौड़गढ़ का निम्न पुरापाषाण कालीन सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए नगरी को आपको याद रखना है, नोट्स में लिख लेना। और दूसरा कौन सा है, लूनी नदी घाटी। लूनी नदी घाटी को अपन तीनों जगह पढ़ेंगे, निम्न और मध्य उच्च पुरापाषाण कालीन क्षेत्रों में पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो थे आपकी जो कुछ रह गया था, यानी 2 पॉइंट रह गए थे, है ना। तो ये थे। आज पढ़ेंगे अपन क्या, मध्य पुरापाषाण काल। राजस्थान में कौन सा काल, मध्य पुरापाषाण काल, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज। क्या पढ़ेंगे अपन, मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये मध्य पुरापाषाण काल है। मैंने कल ही बताया था कि जो आपके पाषाण के औजार बनाए जाते थे तो उसके लिए एक पत्थर अच्छा सा ढूंढा जाता था और उस पर पेबुल से चोट की जाती थी। तो उस पेबुल से चोट करने में क्या बनते थे, 2 टुकड़े निकल जाते थे। ऐसे मान लो छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे, उसको तो क्या कहते थे अपन, इस छोटे टुकड़े को तो क्या कहते थे अपन, फलक। क्या कहते थे अपन, फलक। और इसको क्या कहते थे, कोर। ठीक है। जो निम्न पुरापाषाण कालीन औजार थे वो किससे निर्मित थे, कोर से निर्मित थे। लेकिन मध्य पुरापाषाण कालीन औजार किससे निर्मित थे, फलक से निर्मित थे। तो पहला पॉइंट तो यही है आपका। ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या है कि मध्य पुरापाषाण काल के औजार फलक से निर्मित थे। इसी कारण इस काल की संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक संस्कृति। यानी फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। सीधा एक क्वेश्चन पूछेगा, किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो मध्य पुरापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति। ध्यान रखना, ये फलक संस्कृति नामकरण सबसे पहले किस विद्वान ने दिया, तो ध्यान रखना, H.D. सांकलिया। किसने दिया, H.D. सांकलिया ने इस काल को फलक संस्कृति कहा। किसने कहा, H.D. सांकलिया ने। किस विद्वान ने मध्य पुरापाषाण काल को यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज को फलक संस्कृति कहा है, तो आपके H.D. सांकलिया ने क्या क्या है, इस मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। देखिए, अब देखो आप एक चीज अपन मैंने पहले बताया था कि इस टाइम के जो निम्न पुरापाषाण काल के औजार थे वो किससे निर्मित थे,
क्वार्टरजाइट नामक पत्थर से निर्मित थे। लेकिन ध्यान रखना, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण क्वार्टरजाइट के साथ साथ और भी पत्थर इस्तेमाल किए जाने लगे, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और अगेट, ऐसे ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो लिखो, इस काल के उपकरण, इस काल के उपकरण चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और आपका क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट का तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल भी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार मैं कह सकता हूं क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग इस काल के उपकरण चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, क्वार्टरजाइट पत्थर से बने थे, पत्थर से बनाए गए थे। यानी चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और क्वार्टरजाइट का तो इस्तेमाल पहले से कर रहे थे, लेकिन इस काल में क्या हुआ, कच्ची सामग्री में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी ये औजार पहले किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते थे, क्वार्टरजाइट का, लेकिन अब औजार निर्माण में कच्ची सामग्री में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वो किस कौन कौन से करने लगे, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और अगेट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे। तो मैं कह सकता हूं इस समय औजार निर्माण में कच्ची सामग्री में परिवर्तन हुआ। यानी इस समय औजार निर्माण में जो कच्ची सामग्री पहले जो इस्तेमाल की जा रही थी, उसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। अब चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और अगेट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्वार्टरजाइट पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब और नए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस प्रकार देखिए, मध्य पुरापाषाण काल के तीन मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता तो क्या है, इस काल के औजार किस पर बने थे, फलक पर बने थे। फ्लैग या फलक एक ही चीज है, ध्यान रखना। इस कारण इस काल की संस्कृति को क्या कहा गया, फलक संस्कृति कहा गया। फलक संस्कृति सबसे पहले नामकरण किसने किया, HD सांकलिया ने किया। इस काल के उपकरण चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और क्वार्टरजाइट जैसे पत्थरों से बने थे। यानी इस समय के औजार निर्माण में कच्ची सामग्री में क्या हो गया, परिवर्तन दिखाई देता है। और इस समय के प्रमुख औजार कौन से थे, और प्रमुख औजार कौन से थे, तो इस समय के प्रमुख औजार थे आपके कौन कौन से, स्क्रैपर, यानी स्क्रैपर और पॉइंटर, स्क्रैपर और पॉइंटर। इसके इस समय के प्रमुख औजार कौन से थे, स्क्रैपर और पॉइंट इस समय के प्रमुख औजार थे। यानी खुरचनी और वेधक, खुरचनी और वेधक कौन कौन से थे, स्क्रैपर और पॉइंटर, यानी खुरचनी और वेधक इस समय के प्रमुख औजार थे। इस कारण इस काल के, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे लिखे। अब देखिए आगे देखते हैं अपन थोड़ा, यहां पर एक और लिख लेना, चेल्सडेनी, ध्यान रखना। यानी चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और चेल्सडेनी और आपका क्वार्टरजाइट। ठीक है, ये पूरे पत्थर ध्यान रखना। आपसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चेल्सडेनी और क्वार्टरजाइट तो था ही। कच्ची सामग्री में परिवर्तन दिखाई देता है, और मुख्य औजार स्क्रैपर और पॉइंटर, यानी खुरचनी और वेधक। इस कारण देखो, इस समय के औजार प्रमुख औजार कौन से थे, प्रमुख औजार कौन से थे, स्क्रैपर यानी
खुरचनी, जो खुरचने के काम में आती थी, स्किन को छोलने में, छाल उतारने में वगैरह वगैरह, तो खुरचनी। ठीक है, और क्या था, पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर यानी वेधक। इसी कारण ध्यान रखना, इस काल की संस्कृति को, यानी किसके कारण, इन उपकरणों के कारण, इस काल की संस्कृति को खुरचनी वेधक, खुरचनी वेधक संस्कृति भी कहते हैं। यानी इस काल की संस्कृति का एक और नाम है खुरचनी वेधक संस्कृति, यानी स्क्रैपर पॉइंटर कल्चर। तो ध्यान रखना, इस काल के प्रमुख औजार किस किस से बने थे, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चेल्सडनी और साथ में क्वार्टजाइट का भी इस्तेमाल चल रहा था। यानी कच्चे माल की सामग्री में परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये इस समय के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, स्क्रैपर यानी खुरचनी और पॉइंटर यानी वेधक। अब इस कारण, इसी संस्कृति को, इन दोनों उपकरणों के कारण क्या नाम दिया गया, खुरचनी वेधक संस्कृति कहा गया। ठीक है, इस काल के उपकरण, यानी कह सकता हूं मैं, इस काल के लोग नदियों के किनारे रहते थे। किसके किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि इनके ज्यादा उपकरण नदी तट व ग्रेवल, यानी जो बजरी होती है ना नदी तट के पास में, जो मोटे मोटे लोडे बजरियां पड़ी होती है, तो नदी तट व ग्रेवल से मिले हैं। किससे मिले हैं, नदी तट और ग्रेवल से मिले हैं। आप एक चीज ये भी ध्यान रखना कि मैंने बोला कि पेबुल, ये क्या था, पेबुल। अब ध्यान रखना, अक्सर अच्छे पत्थर नदियों के किनारे मिलते हैं, वो भी कैसे, घिसा के गोल मटोल होते हैं या फिर चपटे होते हैं, तो उन्हीं को गोल गोल पत्थरों से तोड़ा जाता था। ये नहीं कि भाई पत्थर अलग से कोई पहाड़ से उठाकर लेके आएंगे, उन्हें नदियों किनारे से प्राप्त पत्थरों को क्या किया जाता था, तोड़ा जाता था और फिर क्या बनाया जाता था। तो कई बार आप ये सोचो कि पेबुल से, नाम तो पेबुल दे रखा है, पेबुल से तो बनाया नहीं गया, तो ध्यान रखना, पेबुल का दूसरा रूप जो अनगढ़े या चौड़े पत्थर होते थे उन्हीं को तोड़ते थे, वो भी पेबुल ही थे। तो ध्यान रखना इतना सा। तो इस समय के जो नदियों के किनारे मनुष्य रहता था, तो वहां पर ही ज्यादा इनके उपकरण दिखाई देते हैं। अपन देखते हैं राजस्थान में इनके उपकरण कहां से मिलते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण अरावली के पश्चिम व पूर्व दोनों भागों में मिलते हैं। यानी राजस्थान में पूरा मध्यपुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलेलिथिक काल के जो उपकरण थे, वो अरावली के पश्चिमी भाग से भी मिले हैं और अरावली के पूर्वी भाग से भी मिले हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि निम्न पुरा पाषाण कालीन यानी लोअर पैलेलिथिक एज के उपकरण आपके अधिकांश रूप से किस साइड से मिले हैं, अरावली के पूर्वी साइड से ही मिले हैं, जिनमें ज्यादातर कौन से इलाके हैं आपके, आपका मेवाड़ क्षेत्र है, वहां से ज्यादा मिले हैं। इस समय के उपकरण कहां कहां से मिले हैं, अरावली के पश्चिमी भाग से मिले हैं और पूर्वी भाग से भी मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूनपुरा पाषाणकालीन औजार अरावली के पश्चिम भाग से नहीं मिले, मिले हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं मिले हैं जितने स्तर पर पूर्वी भाग से मिले हैं, इतना जरूर ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। और देखिए अपन कहां कहां से राजस्थान में इसके औजार मिले वो देख लेते हैं बस।
ये महत्वपूर्ण चीज है कि राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों से क्या मिले, इसके औजार मिले। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका राजस्थान में लूनी नदी घाटी, अपन ने पहले पढ़ा है लूनी नदी घाटी के बारे में कि लूनी नदी घाटी में निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। तो लूनी नदी घाटी में क्या कौन कौन से स्थल आपके, मोगरा, नागरी, समदड़ी और में पिचाक और धुंधाड़ा, ये प्रमुख स्थल है आपके लूनी नदी घाटी में। लूनी नदी घाटी में बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा लार्ज पैमाने में क्या मिले हैं, मध्य पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। मध्य पुरापाषाण सॉरी निम्न और मध्य उच्च पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। इसी कारण ध्यान रखना लूनी नदी घाटी के इस समृद्ध संस्कृति को वी एन मिश्र, मैं लिख सकता हूं वी एन मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र, ध्यान रखना वी एन मिश्र का पूरा नाम वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसे लूनी उद्योग नाम दिया। क्या नाम दिया है, लूनी उद्योग नाम दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है लूनी नदी घाटी में मिले पुरापाषाणकालीन औजारों की संस्कृति को लूनी उद्योग नाम देने वाला विद्वान कौन था, तो आपका वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो ध्यान रखना लूनी नदी घाटी के इस समृद्ध संस्कृति को वी एन मिश्र ने क्या नाम दिया, लूनी उद्योग नाम दिया है, यानी लूनी इंडस्ट्री नाम दिया है। ध्यान रखना आगे देखिए आपका जो चंबल घाटी क्षेत्र है वह कहां पर, कोटा से इसमें बड़े स्तर पर क्या मिले हैं, आपके मध्य पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। चंबल घाटी में कहां से, कोटा से। लूनी में ये क्षेत्र है, मुख्य रूप से लूनी में भी ये जो क्षेत्र है वो कहां कहां पर है, जोधपुर व पाली में। कहां से मिले हैं लूनी नदी क्षेत्र में ये औजार, जोधपुर और पाली में मोटे स्तर पर। अगर आपको जिले पूछे तो जोधपुर पाली, अगर कोई स्थल पूछा जाए, ये नागरी चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, ये नागरी है, ध्यान रख लेना, इतना सा ध्यान रखना आप, ठीक है। और आपकी बांगन व कादमली नदी घाटी, ये इसमें कौन से जिले से मिले हैं, तो आपके चित्तौड़गढ़ से। कहां से मिले हैं, चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। इसके अलावा और कौन सी आपका, आपने जोधपुर में पढ़ाई है, कौन सा, मोगरा पठार, तो वो इसी का हिस्सा है, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, जोधपुर में मोगरा पठार, तो यहीं लिख देता हूं मोगरा पठार। इसके अलावा आपके कहां से मिले हैं, नागौर, नागौर में कहां कहां से, अपन ने पहले पढ़ा है नागौर में डीडवाना और सिंघी तालाब, डीडवाना व सिंघी तालाब, कौन कौन से, डीडवाना और सिंघी तालाब। इसके अलावा अजमेर जरूर ध्यान रखना, अजमेर मुख्य रूप से बूढ़ा पुष्कर, ध्यान रखो, ठीक है। तो जोधपुर और पाली में मोगरा पठार है, नागौर में डीडवाना सिंघी तालाब है, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर है। इस प्रकार ये प्रमुख स्थल है किसके, मध्य पुरापाषाण काल के। फिर से देख लेना कौन कौन सी नदी घाटियों से मिले हैं, तो लूनी नदी घाटी, ठीक है, जिसमें आपका मोगरा का पठार आ जाएगा, नागरी आ जाएगा, समदड़ी आ जाएगा, पिचाक आ जाएगा और धुंधाड़ा आ जाएगा, ये प्रमुख स्थल है। चंबल नदी घाटी में कौन सा जिला, कोटा जिला। और बांगन कादमली नदी घाटियों में कौन सा, चित्तौड़गढ़ से बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं, मध्य पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। जोधपुर पाली जो ये क्षेत्र है। इसके अलावा नागौर में कौन कौन सा, डीडवाना और सिंघी तालाब। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर से क्या मिले हैं, आपके मध्य पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। इससे इन क्षेत्रों से आपको लग रहा होगा, पता चल गया होगा
कि मध्य पूर्व पाषाणकालीन औजार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से मिले हैं और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से भी मिले हैं। इस प्रकार ये थे आपके मध्य पूर्व पाषाणकालीन राजस्थान से प्राप्त स्थल। एक बार स्क्रीनशॉट लो। यस, अब देखिए अगला अपना पॉइंट है उच्च पूर्व पाषाण काल। ये तो थे आपके मध्य पूर्व पाषाणकालीन औजार व उनके क्षेत्र। अब आता है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। क्या आता है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी अपर पैलियोलिथिक एज। क्या कहेंगे इसको? अपर पैलियोलिथिक एज। अब देखिए उच्च पूर्व पाषाण काल तक आते हुए मनुष्य ने क्या किया, अपने औजारों को और ठीक ढंग से बनाना प्रारंभ कर दिया। इस समय के मनुष्य ने क्या किया, औजार बनाने में दबाव तकनीक का प्रयोग किया। इस समय मनुष्य ने औजार बनाने में दबाव तकनीकी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? दबाव तकनीकी का प्रयोग किया, यानी फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब है उसको घिसा, दबाकर घिसा, ताकि वो चिकना हो सके, उसकी कोर चिकनी हो सके, जहां से वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए उन्होंने इस समय के औजारों को बनाने में किसका इस्तेमाल किया? दबाव तकनीकी का प्रयोग किया। इस समय के प्रमुख औजार कौन से थे? कौन कौन से थे? ब्लेड व ब्यूरीन। कौन से थे? ब्लेड व ब्यूरीन इस समय के प्रमुख औजार थे। ब्लेड यानी कह सकता हूं ये चाकू है एक तरह का, ठीक है, और ब्यूरीन क्या है? तक्षणी, यानी कह सकता हूं पेचकस, आपका कुछ पेचकस की तरह, ठीक है। तो चाकू और तक्षणी। अब ये दोनों औजार किस पर बने थे? फलेक। किस पर बने थे? समांतर फलेक। किस पर? समांतर फलेक, यानी फलक। किस पर बने हुए थे ये दोनों औजार? समांतर फलक से बने हुए थे, ब्लेड और ब्यूरीन। ब्लेड एक तरह का चाकू था जो कि आपकी खुद की लंबाई, देखो ब्लेड कैसा था, ब्लेड कैसा होता है, चौड़ाई उसकी लंबाई से कहीं अधिक होती है, यानी कहने का मतलब ये कह सकता हूं ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से, सॉरी, लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या होती है? 2 गुनी से भी अधिक होती है। तो इसलिए इस प्रकार का ब्लेड हुआ करता था। और ब्यूरीन कैसा हुआ करता था? आपका ब्यूरीन नीचे से पेचकस की तरह हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? नीचे से कुछ पेचकस की तरह। एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे हुआ करता था। पेचकस होता है ना आजकल अपना, ऐसे हुआ करता था, ताकि इस न्यूक्लियस का इस्तेमाल किसी ना किसी चीज को खोदने में, काटने में किया जा सके। इसके चारों ओर धार होती थी, इसको घिस घिस कर दबाव के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता था? इसके चारों ओर धार बना ली जाती थी, जिससे काटने में भी, छीलने में भी, खोदने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसकी भी क्या होती थी, यहाँ पर धार हुआ करती थी, इसको तीखा कर लिया जाता था। पॉइंटर अपन ने पढ़ा, तो पॉइंटर कैसा होता था? पॉइंटर बिल्कुल नुकीला होता था। पॉइंटर कैसा हुआ करता था? बिल्कुल नुकीला हुआ करता था। ये बिल्कुल नुकीला नहीं है, ये पेचकस की तरह है, ठीक है। तो पॉइंटर इस प्रकार का होता था, और आपका ये क्या है? ब्यूरीन यानी तक्षणी इस प्रकार का हुआ करता है। और आपका ब्लेड किस प्रकार का हुआ करता? इस प्रकार का, इसके चारों ओर लगभग धार बना दी जाती थी, उसको क्या कर देंगे? उसको तोड़ तोड़ के, ठीक है। यानी इस समय के औजार प्रमुख कौन से औजार थे? ब्लेड ब्यूरीन औजार थे। इसी कारण, और ये निर्मित किससे थे ये भी बता देता हूं। इनका निर्माण
वही किससे, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, इन पत्थरों से किया जाता था। और इसके अलावा आपका क्या नाम है, चेल्सटनी भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, क्वार्टर्ज भी इस्तेमाल किया जाता था। वो तो शुरू की जो पत्थर के औजार बनाए गए थे उसका जरूर ध्यान रखना, क्वार्टर्ज से निर्मित थे, उसके बाद में चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और आपका अगेट वगैरह वगैरह पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। तो चार्ट, जेस्पर और फ्लिंट इस पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण थे इस समय के, तो इसी कारण इस संस्कृति को ब्लेड, ब्यूरिन या ब्लेड तक्षणी संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लेड ब्यूरिन या ब्लेड तक्षणी संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों की जो कल्चर था उसे क्या कहते हैं? ब्लेड ब्यूरिन या ब्लेड तक्षणी संस्कृति भी कहते हैं। इसमें चाकू भी निर्मित किया गया था, इसी कारण इसे, ये चाकू की तरह थे तो इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। यानी उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों की संस्कृति से या ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति या ब्लेड तक्षणी संस्कृति या चाकू संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। इस काल में देखो इस काल में मनुष्य अब भी खाद्य संग्रह की था। किस अवस्था में था? खाद्य संग्रह अवस्था में था। और इस समय के जो औजार थे इनके, क्या ये औजार ब्लेड और ब्यूरिन, ये विभिन्न प्रकार के काम कर सकते थे। ये काटने का भी काम करते थे, ये खोदने का भी काम करते थे, ये छीलने का भी काम करते थे। तो ये मैं कह सकता हूं इनके औजार बहुउपयोगी थे। क्या थे? बहुउपयोगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ये औजार काटने, छीलने, खोदने आदि कार्य में काम आते थे। अर्थात ये उपकरण बहुउपयोगी थे, जिनका एक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, यानी एक से अधिक कार्य में इनका उपयोग किया जा सकता था। तो बहुउपयोगी उपकरण थे। कैसे उपकरण थे? बहुउपयोगी उपकरण थे। किस काल के? उच्च पुरापाषाण काल के औजार। फिर से एक बार देख लो उच्च पुरापाषाण काल क्या है। तो इस समय के मनुष्य के औजार बनाने में किसका प्रयोग किया? दबाव टेक्निक का प्रयोग किया, ठीक है। उस समय के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? ब्लेड और ब्यूरिन थे, यानी चाकू और तक्षणी। ब्लेड एक तरह का चाकू है, ठीक है, और तक्षणी जो पेचकस की तरह था आपके। और पॉइंटर जो अपन ने पहले पढ़ा था, वो पॉइंटर कैसा था? बिल्कुल पॉइंटर तो बिल्कुल निकला, जिससे क्या किया जा सकता है? एक छेद किया जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंटर का इस्तेमाल तो भाला बनाने के रूप में किया जाता है, ताकि किसी की मारकर उसको क्या किया जा सके? घायल किया जा सके जानवर को। तो ये जो पत्थर, ये उपकरण बने हुए थे, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट और ऐसे पत्थरों से निर्मित थे। इसी कारण इस संस्कृति को क्या कहा गया? ब्लेड ब्यूरिन या ब्लेड तक्षणी संस्कृति कहा जाता है। और इसे चाकू संस्कृति भी अपन कहते हैं। इस समय का मनुष्य वही खाद्य संग्रह। मैं ये कह सकता हूं कि पुरापाषाण काल में मनुष्य के जो तीनों स्तर थे, यानी निम्न, मध्य और उच्च, वो तीनों कैसे थे? खाद्य संग्रह अवस्था में थे। यानी मनुष्य अभी तक भी क्या कर रहा था? केवल और केवल खाना ही जानता था, यानी खाद्य ग्रहण करना जानता था, संग्रह करके इकट्ठा करके खाना जानता था, लेकिन उत्पादन करना नहीं जानता था। इस समय के जो मनुष्य ने औजार बनाए, उन औजारों को प्रयोग काटने, छीलने और खोदने में, यानी एक से अधिक कार्यों में किया। इस कारण इन उपकरणों को क्या कहा गया? बहुउपयोगी उपकरण भी कहा गया, ठीक है। इस प्रकार ये आपके उच्च पुरापाषाण कालीन
विशेषताएं थी। कल अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। जय श्री राम, खम्मा गणी।